सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बेटा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभ्यास 4 के अंतर्गत अलंकार और पठित काव्यांश ही नहीं, इसके बारे में तो हम लोग जाने, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन किया था ना, जिसमें तत्सम, तद्भव, उसके बाद क्रिया है ना, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये अंतिम हम लोगों का बाकी जो था, क्या था, 19 में चित्र वर्णन था ना, जिसके बारे में कहते कि अब अगली कक्षा में हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र वर्णन बेटा, ये है क्या, है ना। कुछ पहले हम लोग चित्र वर्णन करने से पहले कुछ बिंदुओं पे हम लोग विचार कर लें। ठीक है ना। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 100 से 150 शब्दों में कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, चित्र वर्णन से संबंधित बातों पे कि ये क्या है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। आप सभी सहमत हैं इन बातों से, है ना। तो इसे करते समय कुछ चीज़ों पे, कुछ बिंदुओं पे विचार करना, ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यूं ऐसे नहीं कि चित्र देखे, इसमें जो दिख रहा है किसी भी तरह से लिख दिए, है ना। तो कुछ बिंदुओं पे विचार करना अति आवश्यक है ना। क्या है बेटा वो, चित्र वर्णन में अपना पूरा ध्यान चित्र में बनी चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए, है ना। इससे हमारी कल्पना का विकास होता है। आप लोग सहमत हैं ना। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न जो होता है उसमें क्या रहता है, यही तो रहता है कि हमारे सोचने की, समझने की शक्ति का विकास होता है ना। तो इस चित्र को देख करके भी जो हम वर्णन करते हैं, इससे हमारी कल्पना का विकास होता है ना। इसके अलावे बेटा, इसे लिखने में हमें क्या ध्यान देना है, तो चित्र को देखकर जो जो भाव मन में आते हों उन्हें क्रम से लिखना चाहिए। क्रम से लिखना से आप समझ रहे हो, क्रम से लिखना अर्थात हर वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो, है ना। उसके बाद इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात हम लोगों को ध्यान देना है वो क्या, दिए गए शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं ना, 100 से 150, 100 से 150 शब्द। तो जो शब्द सीमा दिया गया है उसका पालन करना जरूरी होता है। ठीक है ना। अगली बात बेटा, चित्र में दिए गए हर एक चीज को
ध्यान से देखकर उन सबका वर्णन करना चाहिए, है ना, कोई भी चीज छूटने ना पाए। ठीक है। उसके बाद अनावश्यक बातों को नहीं डालना चाहिए, है ना। इस तरह की बातों को ध्यान में रखने से आपका चित्र वर्णन जो है वो प्रभावशाली नहीं बनता है। तो इसलिए अनावश्यक बातों से बचना चाहिए और जो आवश्यक हो चित्र देख करके वो लगे कि वो हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट चित्र के अंतर्गत वो दिख रहा है। ठीक है ना। इस तरह की बातों को ध्यान में रखने से आपका चित्र वर्णन सही, प्रभावशाली और सुंदर होगा। ठीक है ना। तो अब ये चित्र को देखकर समझ में आ रही है, देखने से पता चल रहा है कि ये कहाँ का चित्र है। शायद ये किसी पार्क का है ना। आप लोग मेरे विचारों से सहमत हैं? ठीक है ना। तो इस चित्र को देखकर और तब आप लोग खुद बेटा अपनी कल्पना शक्ति, अनुमान का ख्याल करते हुए अपनी पूरी कल्पना का इसमें उड़ेल दीजिए और इस चित्र वर्णन को खुद से करिएगा। ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास 4 का समापन किया और पुनः आगे अभ्यास 5 पे विचार करते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पार्ट 5 जो था वो क्या था, सिर्फ पढ़ने के लिए, है ना, जिसके लिए आप लोगों को मैं बोली भी हूँ इस पाठ की जानकारी देते हुए कि आप लोग इसको खुद से पढ़िएगा और कक्षा प्रारंभ होने के बाद फिर हम लोग इस पे विचार करेंगे, है ना। उसी से संबंधित ये आपका अभ्यास 5 है। अभ्यास 5 में बेटा क्या टॉपिक है, देखिए, कहानी लेखन, है ना। कहानी ये भी क्या है, एक साहित्य की विधा है और आप लोग कहानी, कविता से भली भांति परिचित हो। कम से कम कहानी और कविता हिंदी के अंतर्गत हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहानी क्या है, क्या होता है और इसे कैसे लिखना चाहिए, है ना। अब ये देखिए क्या है, दिए गए संकेत को ध्यान से पढ़िए तथा अपनी कल्पना के आधार पर, यहाँ भी क्या आ गई, कल्पना, सोच, है ना। तो इसके आधार पे आप लोगों को एक कहानी लिखना है। ठीक है ना। वो संकेत क्या है, बारिश हो रही थी, मैं बारिश का मजा लेते हुए जा रहा था, तभी सामने भीड़ दिखी, भीड़ देखी, मैं रुक गया, मैंने देखा। अब ये आगे जो है ये डॉट डॉट, इसके आगे आप लोगों को करने के लिए कहा गया है ना बेटा। तो इस तरह से आप लोग इस कहानी को अच्छे से सोचिए कि इसके आगे क्या हो सकता है। सपोज आप बारिश हो रही है और आप उस बारिश का आनंद लेते हुए जा रहे हैं और अकस्मात एक भीड़ को देख करके आप वहाँ रुक जाते हैं। ठीक है। तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें आपके मानस में आनी चाहिए कि भीड़
जो है वो क्या है, उसके बाद आपने क्या देखा और क्या किया। ठीक है, इस आधार पे आप एक अच्छी सी कहानी लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा। अब ये आगे अभ्यास 6 है ना। अभ्यास 6 में क्या है बेटा, भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश। पिछले पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपठित काव्यांश, और ये है अब अपठित गद्यांश यानी गद्य का अंश। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पिछले वाले में भी जो हम लोगों ने पढ़ा अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, है ना। इसलिए इस पे ध्यान देना बेटा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम विचार करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद आप लोगों के स्मरण में हो गया। संज्ञा का ही एक भेद ये है भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा है क्या, किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग सहमत हो ना। भाववाचक संज्ञा से मेरे समझ से आप सभी परिचित हो गए, है ना। तो ये है भाववाचक संज्ञा। अब इस भाववाचक संज्ञा में पढ़ना क्या है, करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, है ना। इसमें आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि कुछ शब्द जो हैं वो डार्क से लिखा गया है ना। अब चलिए इन वाक्यों को हम पहले पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इससे संबंधित क्या प्रश्न किया जा रहा है ना। पहला, क, गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। यहाँ डार्क से क्या है, गांधी जी, मेज, कुर्सी। ख में वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ शब्द क्या है, सेवा। गौ में इस मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। इसमें डार्क शब्द क्या है, ईश्वर। घ में छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। यहाँ शब्द क्या है, छगनलाल। अंग में मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ। इसमें क्या शब्द है, खुशी। चौ में उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। इसमें क्या डार्क शब्द मिला, सख्ती और कस्तूरबा। अब इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें करना क्या है, तो देखिए अब इन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को संज्ञा की उचित श्रेणी में लिखिए, है ना। श्रेणी अर्थात संज्ञा के यहाँ भेद। यहाँ भी आप लोग बेटा पता होगा कि संज्ञा का ऐसे हम लोग 5 भेद के नाम से जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन ये मानक के परिवर्तित रूप के कारण 3 भेद को ही लेकर के हम लोग चलते हैं। 2 इसी में समाहित हैं, जातिवाचक और भाववाचक में। ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा।
ठीक है। अब इनमें से जो वाक्यों में डार्क शब्द थे, इसमें से व्यक्तिवाचक कौन कौन है? तो गांधी जी, व्यक्तिवाचक जानते हो ना आप लोग, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, ठीक है ना। तो इसके तहत क्या हुआ? गांधी जी, छगनलाल, कस्तूरबा, है ना, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। अब जातिवाचक की श्रेणी में कौन आता है? जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है ना। तो मेज, कुर्सी, ईश्वर, है ना। ईश्वर में कोई खास, जैसे हम कहते हैं राम, शंकर, ये व्यक्तिवाचक हुआ। और ऐसे ईश्वर से सारे ईश्वर का बोध होता है, इसलिए ये मेज, कुर्सी, ईश्वर, ये जातिवाचक, ठीक है। अब आइए भाववाचक। तो भाववाचक में कौन कौन सा शब्द मिला? सेवा, खुशी, सख्ती, ठीक है ना। क्लियर? अब ये देखिए दूसरा में क्या करना है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी इस तरह से देने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वाक्य एक में क्या है? राम चौकीदार है, ठीक है ना। तो चौकीदार जातिवाचक, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाक्य है, वह रात भर चौकीदारी करता है, तो ये चौकीदारी क्या हो गया? भाववाचक। उसके बाद आ जाइए तीसरा, सोहन वीर है ना। ये वीर क्या है? विशेषण, क्योंकि मालूम है ना संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए वो विशेषण होता है। सोहन की विशेषता बतलाया, ठीक है। अब ये चौथा, राम ने युद्ध में वीरता दिखाई, गुण का बोध हो रहा है ना। तो ये संज्ञा का कौन सा भेद हुआ? भाववाचक, ठीक है। उसके बाद हरि बहुत हंसता है, यहाँ हंसता, हंसना क्या हुआ? क्रिया, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम जो है, हरि की हंसाई हुई, हंसना से हंसाई, भाववाचक। क्लियर? अब इसके बाद देखिए ये आगे क्या है, हमें याद रखने के लिए क्या याद रखना है? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, नाम से ही स्पष्ट है। व्यय होता है खर्च होना, अव्यय जिसका कुछ भी खर्च नहीं हो, आम बोलचाल की भाषा में, समझे ना, एज इट इज रहता है। तो अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए अब तीसरा में क्या है? नीचे दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, है ना। तो ये शब्द क्या है? गुरु, है ना। एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है, गुरु से गुरुता, ठीक है ना। उसके बाद बूढ़ा, बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा। बच्चा, बच्चा का बचपन, बच्चापन मत लिखिएगा, बच्चा का बचपन। पंडित का पांडित्य, ठीक है। कवि का दिया हुआ है, कवि का कवित्व, ठीक है। ठग का ठगी। इसके बाद आगे चौथा क्या है? दिए गए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए,
ठीक है ना। यहाँ देखिए सर्वनाम मम, मम का दिया हुआ है ममत्व या ममता। दूसरा स्व, स्व का होगा स्वत्व। अपना, अपना का अपनत्व। उसके बाद निज, निज का निजत्व, निजता दोनों ही होता है। आप, आपका आपा। सर्व, सर्व का सर्वस्व। ठीक है ना। एक नोट याद रखिएगा, त्व, ता, पन, ये लगा करके हम लोग सर्वनाम से ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाया। ठीक है। तो मेरे समझ से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाववाचक संज्ञा क्या है। और हम लोगों ने आज क्या सीखा, जातिवाचक और सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है बेटा, इतने का ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और शेष हम अगली कक्षा में आगे जो बचा हुआ है उस पे विचार करेंगे। ठीक है ना। और गृह कार्य के रूप में आप लोग पीछे का जो है वो चित्र वर्णन, अभ्यास 4 का चित्र वर्णन और अभ्यास 5 का कहानी आप लोग पुस्तक में ही पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से लिख लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।